torque on a rectangular coil carrying current placed in a uniform magnetic field. देखिए बेटा, ये बड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में इससे पूछा जाएगा आपसे, और थोड़ा मुश्किल भी है, तो बड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे ये सपोज करिए कि राइट हैंड साइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज करिए कि आई करंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इससे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो प्लेन है, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। ये वाला एंगल थीटा है, ये इसका प्लेन हो गया। तो प्लेन का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा है, और प्लेन का जो नॉर्मल है, यानी कि जो एरिया वेक्टर है, ये प्लेन का एरिया वेक्टर हो गया, इसके साथ सपोज करिए कि ये अल्फा एंगल बनाता है। तो देखिए, जब हम वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे तो एरिया वेक्टर का यूज करेंगे, तो तब अल्फा की जरूरत पड़ेगी। तो ये अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल थीटा है, और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ, यानी कि एरिया वेक्टर के साथ ये अल्फा है। तो इसमें जो थीटा प्लस अल्फा है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम थीटा को अल्फा के टर्म्स में और अल्फा को थीटा के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है। आप इसमें देखिए कि ये जो कॉइल है, हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इस कॉइल में 4 कंडक्टर हैं। तो एक ये कंडक्टर हो गया PQ, फिर दूसरा कंडक्टर QR हो गया, तीसरा कंडक्टर RS हो गया, और चौथा कंडक्टर SP हो गया। कंडक्टर की जो लेंथ है उसको स्मॉल l सपोज कर लीजिए, और जो ब्रेथ है उसको स्मॉल b सपोज कर लीजिए। तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। अब हमें ये देखना है कि हर एक आर्म के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो ये देखिए, ये जो PQ आर्म है, इसमें करंट की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आइडियल क्रॉस R, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, इसलिए फोर्स नीचे की तरफ लगेगा F1। ऊपर देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आइडियल हो गया। तो आइडियल से आइडियल क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट के डायरेक्शन में आइडियल वेक्टर होगा। तो आइडियल क्रॉस B एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अपवर्ड लगेगा। ये F2 हो गया। ये एंगल अगर थीटा है, ये प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा। F1 और F2 की कैलकुलेशन करते हैं, ये दोनों इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगेंगे। दोनों फोर्सेस दोनों ऑपोजिट हैं। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं कि दोनों फोर्सेस कितने होंगे। तो जो फर्स्ट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड होगा IL, इसकी जो लेंथ है वो B के इक्वल है, तो L की प्लेस पे B आ जाएगा, B, और इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो ये IBB साइन थीटा होगा। तो जो F1 फोर्स है जो PQ आर्म के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, वो IB स्मॉल b, जो कि इसकी लेंथ है, B, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, और साइन थीटा। इसी तरह से F2 कैलकुलेट करें। तो F2 करंट तो सभी में I है, तो ये I B इंटू B और साइन 180 माइनस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट वेक्टर के बीच में 180 माइनस थीटा एंगल होगा, तो ये हो जाएगा IBB और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा। तो आप देखिए कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं F1 और F2, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है और ऑपोजिट है एक दूसरे से। तो ये दोनों एक दूसरे, आप देखिए कि ये जो फोर्स है ये इस पूरी कॉइल को नीचे की तरफ खींचेगा, ये जो फोर्स है ये इस पूरी कॉइल को ऊपर की तरफ खींचेगा। दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
तो F1 and F2 cancel each other, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट फोर्स इन दोनों की वजह से 0 होगा और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, इस वजह से ये टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऑल्सो दे प्रोड्यूस नो टॉर्क, इन दोनों की वजह से कोई टॉर्क भी नहीं होगा, एज देयर लाइन्स ऑफ एक्शन आर सेम। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ना तो वो कोई इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगा पाएंगे और ना ही टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है। तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब हम इस वाली आर्म के ऊपर फोर्स निकालेंगे और इस वाली आर्म के ऊपर फोर्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड में और इस वाले कंडक्टर में ये 90 डिग्री का एंगल है। IL क्रॉस B को देखें, ये IL है, ये B है, IL B क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स है उसको हमने F3 लिख दिया और ये F3 जो है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स है। इस F3 को मैं परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स बना रहा हूं इस तरह से। ये देखने में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप सोचिए कि ये इस वाली आर्म के ऊपर जो फोर्स है वो अंदर की तरफ, यानी कि बोर्ड में परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस वाले आर्म के बिल्कुल पीछे की तरफ ये फोर्स लगेगा, यानी कि ये इस आर्म को पीछे की तरफ प्रेस करेगा। इसी तरह से इसके मिड पॉइंट पे देखिए जो फोर्स लगेगा, ये आई जो है वो नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट थी ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन यहाँ पे IL क्रॉस B जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। F4 डॉट का मतलब है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो इस पे जो फोर्स है वो बिल्कुल आपकी तरफ है, ये फोर्स ऐसे आपकी तरफ आ रहा है। तो होगा ये कि ये वाला फोर्स इसको अंदर की तरफ घुमाएगा, ये वाला फोर्स इसको बाहर की तरफ घुमाएगा, तो ये कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी। इनका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, F3 की वैल्यू क्या होगी। तो F3 हो जाएगा ILB साइन थीटा। तो IL इसकी जो लेंथ है वो L के बराबर होगी, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और देखिए कि इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये साइन 90 होगी। तो F3 की वैल्यू हो गई I इंटू एल बी इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये I इंटू एल इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। तो F3 जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा I इंटू एल इंटू बी, वो अंदर की तरफ लगेगा। इसी तरह से F4 को देखें, F4 ये भी ILB, I इसमें करंट हो गई, इस पूरे कंडक्टर की लेंथ L के बराबर हो गई, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में और कंडक्टर की लेंथ में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये ILB साइन 90 हो, साइन 91 हो गया, तो ये ILB के बराबर हो। तो इसमें दो फोर्सेस हो गए F3 और F4। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 होगा, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है वो इस फोर्स को कैंसिल कर देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। देखो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी है, ये दोनों एक लाइन में नहीं है, दोनों फोर्सेस, इन दोनों के बीच में कुछ गैप है। तो जो नेट फोर्स होगा F3 फोर्स 3 और 4 का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा, बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। बट F3 and F4 have different lines of action। ये जो दोनों फोर्सेस हैं F3 और F4, इनकी जो लाइंस ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है, और जब ऐसा होता है इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन में होते हैं, तो देयरफॉर दे प्रोड्यूस अ टॉर्क। तो वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, और जो टॉर्क है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेशनल मोशन के लिए।
तो ये रोटेशनल मोशन इसमें होने लगेगा, और जो टॉर्क है जो रिस्पॉन्सिबल है रोटेशनल मोशन के लिए, उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, F3 या F4 में से कोई भी एक फोर्स ले लेंगे और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए कि ये जो फोर्स है ये अंदर की तरफ ऐसे लगा हुआ है, ये वाला जो फोर्स है ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ, और ये जो तिरछी डिस्टेंस है ये बी है। ये ऐसे ऐसे देखिए, ये बी है, तिरछी डिस्टेंस है बी इस तरह से, और हमें ऐसी वाली डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए ये वाला फोर्स हो गया एक, एक ये वाला फोर्स हो गया, ये जो F4 है ये आपकी तरफ, जो F3 है ये अंदर की तरफ। ये इन दोनों फोर्सेस के बीच की हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है ये तिरछी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है ये बी है ऐसे, और हमें ऐसी वाली डिस्टेंस चाहिए, ये चाहिए, इन दोनों के बीच में थीटा है। तो ये अगर बी है तो ये बन जाएगा बी कॉस थीटा। तो इस वाले आर्म और इस वाले आर्म में जो फोर्सेस होंगे उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो बी कॉस थीटा के इक्वल होगी। तो फोर्स हो गया I इंटू एल इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया B इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है ये I जो L इंटू बी है वो इस कॉइल का एरिया हो जाएगा, कैपिटल A इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो जो A है दैट इज एरिया ऑफ द कॉइल, वो L इंटू बी के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू L इंटू बी। अब इसका हमें टॉर्क बढ़ाना है। ये जैसे एक कॉइल है तो इसका टॉर्क है IAB cos थीटा। अगर ऐसी एक कॉइल और हम इसके साथ चिपका दें, या जैसे कॉपर वायर की कॉइल है तो एक कॉइल और इसके साथ में हमने वाउंड कर दी, एक और कॉइल बना दी, तो टॉर्क डबल हो जाएगा। एक और कॉइल बना दी तो टॉर्क ट्रिपल हो जाएगा। तो अगर इसके हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो उतने ही टाइम्स इसका टॉर्क हो जाएगा, है ना। तो इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, अगर एन टर्न्स हैं, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, तो जो टॉर्क है वो हो जाएगा NIAB cos थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू NIAB cos थीटा हो जाएगी। अगर इसको थोड़ा रिदम में लिखो तो ये हो जाएगा बीना cos थीटा, BINA, ये नाम हो जाएगा बीना, तो टॉर्क आ गया बीना cos थीटा। आप इसको ध्यान में रखिए कि जो थीटा एंगल है वो प्लेन के साथ एंगल है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया बीना cos थीटा, और इसमें जो थीटा एंगल है उसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, ये एंगल इसके प्लेन के साथ है। लेकिन टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें इसका वेक्टर नोटेशन चाहिए। वेक्टर नोटेशन के लिए हमें बी और एरिया, बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के टर्म्स में ये चाहिएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आज आगे मैं इसका आपको वेक्टर एक्सप्रेशन समझाता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो अब हम इसको वेक्टर में किस तरह से लिखेंगे? तो जो टॉर्क वेक्टर है उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो बीना कॉस थीटा है इसमें से INA वेक्टर हमने अलग निकाले, या इसको अभी साइन के टर्म्स में लिखेंगे। जैसे टॉर्क है बीना कॉस थीटा, बीना कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। थीटा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा के इक्वल। तो टॉर्क हो गया बीना कॉस 90 माइनस अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू बीना, और जो कॉस 90 माइनस अल्फा है दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो हमें पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट में साइन आता है, जैसे A क्रॉस B निकालो तो वो AB साइन थीटा आता है। तो इसलिए हमें ये जो एक्सप्रेशन है ये अल्फा के टर्म्स में चाहिए था, साइन अल्फा के टर्म्स में। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू INA वेक्टर, ये INA वेक्टर हो गया, क्रॉस B, ये इसका वेक्टर एक्सप्रेशन हो गया, INA वेक्टर क्रॉस B। तो आपको याद होगा
कि जो ए क्रॉस बी होता है वो ए बी साइन अल्फा के इक्वल होता है। तो इसमें ये जो आई एन ए वेक्टर है इसको समझना है ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया वेक्टर आपको देखने को मिलेगा, आई एन ए वेक्टर। ये जो आई एन ए वेक्टर है इसको हमने एम वेक्टर से डिनोट कर दिया, एम क्रॉस बी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया एम क्रॉस बी, और एम को हमने लिखा आई एन ए वेक्टर। ये आई एन ए वेक्टर हो गया और इसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। तो कैपिटल एम को हम किससे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। अब अगर ये वेक्टर है तो इसमें कोई डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन को हमें देखना है कि इसकी क्या डायरेक्शन होगी आई एन ए वेक्टर की। तो टॉर्क का हमने वेक्टर एक्सप्रेशन निकाल दिया, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी। एक टॉर्क का ये फॉर्मूला हो गया, ये टॉर्क के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, और ये भी टॉर्क के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। तो कॉस थीटा भी है, साइन अल्फा भी है, तो थीटा और अल्फा को समझना है। थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल, यानी कि नॉर्मल टू द कॉइल। तो जो कॉइल है उसका जो नॉर्मल वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, और थीटा के लिए ये फॉर्मूला। ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसका वेक्टर एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या रह गया समझने के लिए, इसमें रह गया कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या होगी और इसका यूनिट क्या होगा। आप देखिए एन नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो इसमें क्या है, करंट है और एरिया है, तो इसलिए इसकी यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका डायरेक्शन समझना है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब मैं ये रब कर दूंगा सब, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये सपोज करिए कि कोई कॉइल है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया, एरिया, और इसमें करंट हो गई आई। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो प्लेन के आउटवर्ड्स होता है। जिस तरफ से आप देख रहे हो, जैसे ऊपर से आप देख रहे हो और आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट दिख रही है, तो ऊपर की ही तरफ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि आउटवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हो गया एन आई ए। एन नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में जितने भी है, आई करंट हो गई, और एरिया वेक्टर। तो करंट की सेंस के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड्स होगा, यानी कि जिस तरफ से आप देख रहे हो उसी तरफ होगा। जैसे ये सपोज करिए कि कॉइल है ना, अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, तो इस तरफ से देखने में अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो मैग्नेटिक मूवमेंट उसी तरफ होगा जिस तरफ से आप देख रहे हो। अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, मान लीजिए कि ये करंट जो है क्लॉकवाइज सेंस में है इस तरह से, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो इनवर्ट होगा, तो एम की वैल्यू एन आई ए हो जाएगी। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो करंट के सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो जिस तरफ से आप देख रहे हो उसी तरफ होगा, यानी कि आउटवर्ड बोलेंगे इसको, क्योंकि इस तरफ से देख रहे हो तो इनवर्ट तो अंदर की तरफ होगा, ये आउटवर्ड होगा। इसी तरह से अगर आप ऊपर से देख रहे हो और आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा। अब देखिए कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। टॉर्क का फॉर्मूला आया था एम क्रॉस बी, इसी तरह से टॉर्क का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में बहुत सारी सिमिलरिटी मिलेगी। एम की प्लेस पे जहां जहां पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर आता था वहां वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आएगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है माइनस क्यू प्लस क्यू, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होगा
और उसके मोमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो आप जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म और मैग्नेट पढ़ेंगे, तो मैग्नेट का जो फील्ड होता है, जैसे एक डाइपोल में P यूज होता है, उसी तरह से एक डाइपोल में M यूज होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन को समझ सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर से हमने टॉर्क का फॉर्मूला देखा, m क्रॉस b या b ना कॉस थीटा, इसके ऊपर एक डिवाइस बनाई गई जो करंट को कैलकुलेट करती है, और उस डिवाइस का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो इसका प्रिंसिपल होता है कि आप जब किसी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, व्हेन अ कॉइल ऑफ टर्न्स n हैविंग एरिया a and carrying current I is placed in a uniform magnetic field, the torque acting on the coil is equal to। तो आप जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसमें इतना टॉर्क लगता है, बिना कॉस थीटा। अब डायरेक्शन इस तरह से बनाई जाती है, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल है, सेंटर की तरफ है। ये अभी समझ में आएगा आपको जब मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि थीटा जीरो कैसे होता है। तो अगर थीटा को जीरो कर दिया जाए तो ये टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है, और ये जो मैक्सिमम टॉर्क है ये किसके बराबर होगा, बीना के इक्वल। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि अगर आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है। फिर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए टॉर्क को मैक्सिमाइज करते हैं। उस टॉर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा को जीरो रखेंगे। तो अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर पाए जिससे थीटा जीरो होगा, तो हम टॉर्क को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम करने का मतलब है कि हम एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे, उसमें एनर्जी लॉस कम से कम होगा, ठीक है। तो टॉर्क जो है वो बीना होगा। यही इसका प्रिंसिपल है कि आप जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें टॉर्क लगता है और वो रोटेशनल मोशन करती है। इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन देखें, इसमें किस किस चीज का यूज होता है और ये कैसे बनी हुई होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब साइक्लोट्रॉन पढ़ाया था कि कंस्ट्रक्शन में जो भी चीज है वो बेवजह नहीं होती है, बिना मतलब के नहीं होती। जो जिस चीज की बनी हुई है उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि भाई ये क्यों, उसकी क्या जरूरत है, उसी पे एक क्वेश्चन बनेगा। जैसे इसमें एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, सिलिंड्रिकल कोर, तो ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है। सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, मटेरियल है, उसकी इंपॉर्टेंस है। उसकी जो शेप है सिलेंडर, उसकी इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर कॉपर के वायर को ऐसे रैप किया जाता है। ये कॉपर का वायर हमने रैप कर दिया इस तरह, और इसके कई सारे टर्न्स हम बना देंगे, एंड टर्न्स हो गए। तो आप जब इसको इस तरह से रैप करोगे, लपेटोगे इसको इस तरह से, तो आप देखिए ये जो कॉपर की जो कॉइल है वो रेक्टेंगुलर शेप की बन गई। तो कॉपर कॉइल हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को यूज करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के पैरेलल रहे, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहे। जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहेगा तभी थीटा जीरो रहेगा। ये इसके डायमीटर के अलॉन्ग है, यानी कि रेडियस के अलॉन्ग है। तो इसका जो प्लेन है, रेक्टेंगुलर कॉइल का जो प्लेन है वो रेडियल है। रेडियल का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही चाहिए जो रेडियल हो, ताकि वो थीटा जीरो हो जाए और टॉर्क को हम मैक्सिमम कर सकें।
ताकि मिनिमम एनर्जी का वेस्टेज हो। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस तरह से कॉनकेव शेप की मैग्नेट बनाई जाती है। ये कॉनकेव शेप मैग्नेट होती है। तो इस तरह से कॉनकेव शेप की मैग्नेट बनाई जाती है। और ये जो कॉनकेव शेप की मैग्नेट होती है, ये जैसे नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से रहता है, हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा। तो ये कॉइल कैसे भी रोटेट करेगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा। तो ये जो कॉनकेव शेप मैग्नेट है, ये सेंटर की तरफ मैग्नेट प्रोड्यूस करती है। तो आप देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इसके पैरेलल बना रहेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है कॉनकेव शेप मैग्नेट का और सिलिंड्रिकल कोर का, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। तो ये सब अरेंजमेंट किसके लिए है? थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए। सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर, ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है सिलिंड्रिकल कोर। तो सिलेंडर का क्या मतलब हो गया? सिलेंडर तो इसलिए ताकि आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना सकें। और सॉफ्ट आयरन किस लिए? सॉफ्ट आयरन एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड को वो सक कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर नहीं जाने देती। जैसे सॉफ्ट आयरन का मैं आपको बताऊं, जैसे ये सपोज करिए कि मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे सॉफ्ट आयरन आपने रख दिया, तो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर खींच लेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता है। सॉफ्ट आयरन जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है। तो इस वजह से सॉफ्ट आयरन का सिलिंड्रिकल कोर बनाया जाता है। फिर इसके ऊपर इसको होल्ड करने के लिए एक स्प्रिंग लगाई जाती है इस तरह। और ये जो स्प्रिंग है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग। तो जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग है इसका भी अपना मतलब है। जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा कि भाई ये सॉफ्ट फॉस्फर ब्रॉन्ज की ही स्प्रिंग क्यों यूज होती है। ये तभी समझा जा सकता है जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। स्प्रिंग को समझिए कि स्प्रिंग का क्या काम होता है। स्प्रिंग का काम होता है रिस्टोर करना। आप स्प्रिंग में कोई चेंज लाते हैं और आप उसको छोड़ दो तो स्प्रिंग वापस उस सिचुएशन को रिस्टोर कर लेती है। तो स्प्रिंग यहाँ पे इसलिए आता है कि ये रिस्टोर कर सके। फिर इसके अंदर एक इस तरह से एक शोल्डर कर दिया जाता है, एक पॉइंटर लगा दिया जाता है, वो एक सर्कुलर स्केल पे घूमता है, क्योंकि ये जब रोटेट होगा तो वो एक सर्कल में मूव करेगा। उस पर अगर आप एक पॉइंटर लगा दोगे तो वो भी एक सर्कल में मूव करेगा। जो आउटसाइड करंट होती है, जो एक्सटर्नल करंट है, उसको इसके अलोंग भेजा जाता है तो फिर वो इस कॉइल के अंदर आ जाता है। और वो क्योंकि एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उस पर टॉर्क लगता है। स्प्रिंग की वर्किंग को समझिए कि स्प्रिंग की क्या वर्किंग होती है। अगर आप एक स्प्रिंग को खींचते हो और सपोज करो कि उसमें एक्स एक्सटेंशन आ गई, तो आपने फोर्स लगाया बाहर की तरफ, ये अप्लाइड फोर्स होता है। तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है और इस रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स के इक्वल होती है, जहां पे के स्प्रिंग के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी हुई होती है, और के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसमें स्प्रिंग को खींचा जा रहा है, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आप इस स्प्रिंग को इस तरह से ट्विस्ट करोगे, मतलब ऐसे आपने घुमा दिया, जैसे इसके ऊपर कुछ बांध के आपने ऐसे रोटेट कर दिया, तो जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसमें रोटेशनल मोशन है। तो इसके लिए जब आप इसको रोटेट करते हो तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो सी फाई के इक्वल होता है। सी फाई ये सब मैग्नीट्यूड है। तो फाई जैसे इसमें ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसी तरह से जो फाई है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या आप इसको जिस एंगल से रोटेट करोगे, 30 डिग्री रोटेट करोगे, तो उसमें इतना रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। और जो सी है इसको हम बोलते हैं एफ आर डिवाइडेड बाय फाई, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब है एंगल, कि पर यूनिट एंगल पे कितना टॉर्क लग रहा है। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं कि इसकी वर्किंग क्या हो। जैसे ही आपने यहाँ से करंट पास करी, इस कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा। वो जो
टॉर्क लगेगा वो इस कॉइल को रोटेट करेगा। जब ये कॉइल रोटेट होगी तो ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर ऐंठन आ जाएगी, मतलब ट्विस्ट आ जाएगा, और जैसे ही आप इस करंट को स्विच ऑफ कर दोगे, करंट जीरो हो जाएगी, तो वो जो ऐंठन थी, जो ट्विस्ट था, उसकी वजह से स्प्रिंग इसको रिस्टोर करेगी और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगी। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये जो पॉइंटर है ये मूव करेगा, ये पॉइंटर मूव करेगा, तो इसके मूवमेंट से हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर टॉर्क है। टॉर्क है यानी कि करंट है, और जैसे ही करंट को हम स्विच ऑफ करेंगे तो रिस्टोरेशन की वजह से, इस स्प्रिंग की वजह से, ये जो पॉइंटर है ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो स्प्रिंग इसलिए लगाई गई है ताकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रोटेट कर, और ये रोटेट क्यों करेगा? क्योंकि करंट है। तो करंट इस कॉइल के ऊपर जो टॉर्क लगाएगा उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये वाला जो टॉर्क है ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बीना के इक्वल। जितना ये रोटेट करेगा, जितना इसके अंदर टॉर्क होगा, उतना ही टॉर्क, ये देखो ये वाला जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की वजह से ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। उसी तरह से जितना इसके अंदर टॉर्क होगा उतना ही स्प्रिंग के अंदर टॉर्क होगा, और वो स्प्रिंग के अंदर जो टॉर्क होगा वो रिस्टोरिंग होगा। तो स्प्रिंग के अंदर जो टॉर्क आएगा वो रिस्टोरिंग होगा सी फाई के इक्वल। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो बीना है ये किसके इक्वल हो जाएगा? सी इंटू फाइव के इक्वल हो जाएगा। बीना इज इक्वल टू सी इंटू फाइव। तो हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? हम करंट का और एंगल का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो जो फाइव है वो हो जाएगा बी एन ए अपॉन सी इंटू आई। ठीक है, तो यहां से अगर आप फाइव की वैल्यू निकालो तो ये बी एन ए अपॉन सी इंटू आई के इक्वल हो गई। इसमें बी एन ए अपॉन सी ये सब कांस्टेंट है जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम फिक्स हो जाएंगे। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स है, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो फिक्स है, इसका एरिया कितना है वो फिक्स है, स्प्रिंग की वजह से सी आएगा वो फिक्स है। तो जब इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा होगा, इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, तो उसी टाइम ये बी एन ए और सी की वैल्यू फिक्स कर दी गई। यानी कि ये जो एंगल है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे उसी रेशो में एंगल भी बढ़ेगा। सपोज करिए कि 1 एम्पियर की करंट में ये 5 डिग्री का एंगल होता है, तो अगर 2 एम्पियर की करंट होगी तो 10 डिग्री का एंगल होगा। तो 5 डिग्री पे हम लिख देंगे 1 एम्पियर, 10 डिग्री पे हम लिख देंगे 2 एम्पियर, 15 डिग्री पे लिख देंगे 3 एम्पियर। तो इस तरह से करते तो हम कैलकुलेशन एंगल की है, लेकिन लिखते यहाँ पे करंट है ना। ये बी एन ए अपॉन सी कॉन्स्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम एंगल से करंट को निकाल सकते हैं और उसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो जैसे करंट आएगी उसी तरह से एंगल प्रोड्यूस होगा। यही इसकी वर्किंग है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बेटा, ये जो फाइव है इसको हमने कैलकुलेट किया, फाइव इज इक्वल टू बी एन ए अपॉन सी आई। तो इसमें फाइव अपॉन आई इसकी वैल्यू हो जाती है बी एन ए अपॉन सी के इक्वल। ये वाला जो टर्म है इसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, एंगल पर यूनिट करंट। तो हम ऐसा डिवाइस बनाना चाहते हैं जो कम से कम करंट को मेजर कर सके, यानी कि उसकी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। तो सेंसिटिविटी हाई होने के लिए हम ऐसी डिवाइस बनाएंगे जो कम से कम करंट पे ज्यादा से ज्यादा एंगल बना सके। ठीक है, जो साफ साफ आप कम से कम करंट को रिकग्नाइज कर सको कि भाई छोटी से छोटी करंट को हम रिकग्नाइज कर सकें। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो कम से कम होगा। अगर सपोज करिए कि फर्स्ट मार्क पे कोई 1 एम्पियर की करंट को बता रहा है गैल्वेनोमीटर,
और कोई 0.1 को बता रहा है, तो जो 0.1 एम्पियर की करंट को रीड कर पाएगी गैल्वेमीटर, उसकी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो करंट सेंसिटिविटी, हम इस डिवाइस में चाहते हैं कि करंट सेंसिटिविटी मैक्सिमम हो। उसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो डिफ्लेक्शन VNA अपॉन C इंटू आई हो गया, ये डिफ्लेक्शन की, और वोल्टेज हो गया I इंटू आर, ये I से I कट गया, ये IS अपॉन R के इक्वल हो। और जो R है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कॉइल, क्योंकि करंट तो उसी में होगी, I इंटू आर। तो R ये कॉपर कॉइल का रेजिस्टेंस है और I उसमें करंट है, तो R इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कॉइल। तो अब देखिए जितने भी हमने अरेंजमेंट किए थे वो सारे के सारे अरेंजमेंट हमने इसलिए किए थे कि हम इस करंट सेंसिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा कि व्हाई सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर इज यूज, सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर इज यूज। तो इसका आंसर है कि जो सॉफ्ट आयरन है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसका जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वो हाई होता है, देयरफॉर करंट सेंसिटिविटी बिकम्स मैक्सिमम। तो जो करंट सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। आप देखिए करंट सेंसिटिविटी में हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और हाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूज किया जा सके उसके लिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज होते हैं। सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप हेल्प टू मेक कॉइल रेडियल। तो जो सिलिंड्रिकल शेप है वो कॉइल को रेडियल बनाती है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 होने से जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो जाता है, और टॉर्क के मैक्सिमम होने से जो करंट सेंसिटिविटी है वो भी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि शुरू में हमने टॉर्क निकाला था और टॉर्क को इक्वेट करके ही ये करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू आई है। तो दोनों का मतलब है किसी भी चीज को हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जो करंट सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम हो सके। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग क्यों यूज करी जाती है, वाई फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग इज यूज। तो इसमें देखिए क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो इस पे उसका वेट होता है, आप देखो कि उससे वो लटकी हुई होती है कॉइल। तो इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, आसानी से टूटती नहीं, स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर। दूसरा, लो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी काफी कम होती है, यानी कि हाई कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी हाई होगी, इसका मतलब है कि करंट को आसानी से फ्लो किया जा सकता है, अच्छा कंडक्टर है। तीसरी इसमें प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो सी है वो कम होता है। सी का मतलब है रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इसका मटेरियल ऐसा होता है कि इसमें जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो बहुत कम होता है। तो आप देखिए कि अगर रीस्टोरिंग टॉर्क कम होगा, ये अगर रीस्टोरिंग टॉर्क कम हो जाएगा तो करंट सेंसिटिविटी हाई हो जाएगी। ठीक है, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इज लेस टू मेक करंट सेंसिटिविटी मोर। तो करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग को यूज करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया इसका। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स of copper coil, current sensitivity increases, but voltage sensitivity does not increase. Why? तो देखिए दोनों में एक जैसा ही फॉर्मूला है, जैसे बी एन ए अपॉन सी इंटू आर, और ये बी एन ए अपॉन सी होगा। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को नहीं बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि नीचे कुछ चीज है जो उसी रेशियो में बढ़ रही है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो नीचे भी कुछ है जो उतना ही हो रहा है। अगर इसको डबल कर दे, नीचे भी कुछ डबल हो जाए, तो वो कैंसिल हो जाएगा और फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी। इसमें सब कुछ कांस्टेंट है। आपने एक गैल्वेमीटर को बना दिया तो उसमें बी एन ए और सी ये तीनों कांस्टेंट हो गए, ठीक है। अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए। तो इसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो ना तो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा, ना एरिया पे, ना सी पे। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कॉपर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं, यानी कि कॉपर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो भी उसी तरह से चेंज होगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट increase because resistance of coil increases in same ratio as number of turns are increased. Therefore n upon r is a constant. तो जिस रेशियो में आप, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और जब ये दोनों डबल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज नहीं होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है और उतने ही टाइम्स हो जाती है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस भी साथ के साथ इंक्रीज होता है। आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स 100 टाइम्स कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी 100 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। आप कॉइल की लेंथ को डबल कर दोगे, मतलब 2 टर्न कर लीजिए तो उसका लेंथ डबल हो गया, लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। इस वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये गैल्वेमीटर की कहानी होगी। अब गैल्वेमीटर किस लिए यूज करी जाती है? गैल्वेनोमीटर इसलिए यूज करी जाती है कि आप स्मॉल करंट्स को मेजर कर सकें। लेकिन अब आपको क्या करना है, लार्ज करंट मेजर करनी है और गैल्वेनोमीटर से ही मेजर करनी है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो गैल्वेमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते? ये सपोज करिए कि गैल्वेमीटर है जी। अच्छा, एक चीज रह गई बतानी। आपका जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है गैल्वेमीटर के लिए, उसमें डायग्राम इस तरह से नहीं बनाया जैसे मैंने आज डायग्राम बनाया था। ये देखो, ये जो सिलिंड्रिकल कोर है इसको इस तरह से दिखाया गया है, सिलिंड्रिकल कोर को ऐसे। ये इसका टॉप व्यू है। जो ये कॉनकेव शेप मैग्नेट है इसको इस तरह से दिखाया गया। ये जो कॉपर कॉइल है, इस कॉपर कॉइल को इस तरह से दिखाया गया। ये कॉपर कॉइल है ना, और ये स्प्रिंग लगी हुई है। ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर को इस तरह से दिखाया गया। तो इसका टॉप व्यू बनाया गया, ठीक है। तो जो इस तरह से हम मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर हमने पढ़ी थी, उसको आपको इस तरह से डायग्राम बना के दिखाया गया है। ये उसका टॉप व्यू है जैसे एनसीईआरटी में बना हुआ है।
नेक्स्ट है इसका कन्वर्जन पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो हमें इसकी रेंज को इंक्रीज करना होता है। जैसे सपोज करिए कि ये गैल्वेनोमीटर है और इसकी रेंज है 0 से लेके IG तक, मतलब इसमें जो मैक्सिमम करंट मेजर करी जा सकती है वो IG है। अगर इससे ज्यादा करंट हुई तो वो जो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉपर की कॉइल है उसमें ज्यादा करंट जाएगी तो वो पिघल जाएगी, टूट जाएगी और करंट जो है वो रुक जाएगी। हम चाहते हैं कि इसकी रेंज को बढ़ाएं। हम इसको 0 से लेके I तक करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो ये 0 से 1 एम्पियर को मेजर कर सकता है, हम चाहते हैं इसको 0 से 10 एम्पियर करें। तो हम इसकी रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक ले जाना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि अगर इसमें I करंट आई, अगर इस वायर में 10 एम्पियर की करंट जाती है तो ये जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल है ये डैमेज हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। तो बाईपास करने के लिए हम करंट का मैक्सिमम पार्ट गैल्वेनोमीटर कॉइल से बाहर से ले जाते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस, तो ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये आप कहिए एक तरह से बाईपास है। जैसे एक कोई डेंस सिटी है, उसके अंदर काफी ज्यादा ट्रैफिक है तो उसका एक बाईपास बना दिया जाता है कि भाई मैक्सिमम ट्रैफिक बाहर से चला जाए। इसी तरह से इस करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बाहर से चली जाए। ये गैल्वेनोमीटर के अंदर मैक्सिमम करंट कितनी भेजी जा सकती है, IG। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो I माइनस IG इस तरफ से जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको 1 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक का इसकी रेंज को बढ़ाना है, मतलब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना शंट रेजिस्टेंस यूज करना चाहिए। गैल्वेनोमीटर विद शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसको बोलते हैं एमीटर। तो जब आप एक ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं तो फिर ये करंट इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो जो मैक्सिमम करंट है वो शंट से चली जाएगी। लेकिन आपको शंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितना शंट इसके लिए फीजिबल है। तो आप देखिए कि एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसके रेजिस्टेंस को हमने RG सपोज कर लिया कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG है। तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ से वायर के पार्ट हो गए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरफ का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा I माइनस IG इंटू S, इस तरफ का वोल्टेज। और इस तरफ का जो वोल्टेज है वो IG इंटू RG होगी। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई IG इंटू RG डिवाइड बाई I माइनस I। तो जब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तो आप देखिए कि जैसे 1 से 100 एम्पियर तक हमें इंक्रीज करना है, तो ये 100 एम्पियर हो जाएगा, ये 1 एम्पियर हो जाएगा। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 99 आएगा। 99 और 100 में कोई फर्क नहीं। तो इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स ये जो IG वाला नीचे वाला जो IG वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आप देख लीजिएगा जब IG के रिस्पेक्ट में काफी बड़ा हो, बहुत ज्यादा गैप हो, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ऊपर वाले IG को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप सोचिए कि ये सपोज करो 0.01 है और ये 100 है, तो मल्टीप्लीकेशन को तो नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे लेकिन डिफरेंस को नेग्लेक्ट कर दोगे। 100 में से 1 को माइनस करोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला जो है ये नेग्लेजिबल होता है, आप इसको मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हम शंट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर है, अगर इसके अंदर से IG करंट पास होती तो गैल्वेनोमीटर की जो वोल्टेज है वो IG इंटू G के बराबर होगी। तो हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर की रेंज को बढ़ाना है। ये 0 से लेके VG तक इसकी रेंज है, तो हमें 0 से लेके V तक करना है। जैसे सपोज करो ये 10 वोल्ट है तो हमें इसको 1000 वोल्ट तक ले जाना है, ठीक है। तो VG को V बढ़ाना है।
अब ये तो इसके अंदर जो करंट है वो तो IG से ज्यादा हो नहीं सकती, और जो इसका वोल्टेज है V वो I इंटू आर के बराबर होता है। तो जो वोल्टेज है वो या तो करंट को बढ़ाने से बढ़ेगा, करंट हम बढ़ा नहीं सकते हैं, या रेजिस्टेंस के बढ़ाने से बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। तो इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये जो सीरीज का रेजिस्टेंस है ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, आर हाई रेजिस्टेंस। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इंटू आर, ये पहला फॉर्मूला हो गया। ये आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू आर जी हो गया। तो V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर, और आई जी इंटू आर जी को वी जी लिख सकते हैं। तो ये वी जी हो गया, ये इसका दूसरा फॉर्मूला होगा। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको इसमें से कोई भी दो वैल्यूज दे रखी हैं तो आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। आज की थ्योरी बेटा जितना पढ़ाना था वो हो गया, और ये टॉपिक भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये हो गया पेज नंबर 20, पेज नंबर 30 तक। आपको थ्योरी करनी है होमवर्क में, थ्योरी अप टू पेज नंबर 30। और PDF में जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सब करने हैं, ऑल न्यूमेरिकल्स। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट है वो सबको आपको पढ़ाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ये होमवर्क है आप। थैंक यू सर।